हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ई है। सेक्शन ए बी सी डी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये लास्ट सेक्शन है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 31 to 33 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है राइट वन प्रॉपर्टी अ पोटेंशियोमीटर वायर शुड हैव। मतलब हमको एक प्रॉपर्टी बतानी है जो कि पोटेंशियोमीटर वायर की होनी चाहिए। और सजेस्ट अ मटीरियल फॉर पोटेंशियोमीटर वायर। एक मटीरियल भी हमको सजेस्ट करना है कि पोटेंशियोमीटर वायर किस मटीरियल से बनना चाहिए। तो पहला पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमको प्रॉपर्टी बतानी है, तो प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे कि ये एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है डायग्राम, इसमें ये होती है, ये वायर है, यहाँ से लेके ये पूरी एक वायर है। तो ये वायर यहाँ पे बना लेते हैं, एक ऐसी वायर है और इसकी कुछ लेंथ होती है और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये वेरी करने लग जाएगा तो अगर ये वेरी करेगा तो हमारी रीडिंग्स क्या होंगी, कुछ अलग हो जाएंगी। फिर एक्यूरेसी कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एरर्स आने शुरू हो जाएंगे अगर ये चेंज होना शुरू होगा। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होगा, लेंथ अगर चेंज हो जाएगी, तो फिर हमारे सिस्टम में एरर आ जाएगा और रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो इसको एक्यूरेट होना चाहिए। तो डेल्टा वी कांस्टेंट रहना चाहिए। जितना एक एक्सपेरिमेंट करते हुए आता है उतना ही डेल्टा वी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी आना चाहिए। तो डेल्टा वी होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। क्या होता है ये, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट तो चलो ठीक है, करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अब देखो यहाँ पे अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को सर्दियों में करोगे, गर्मियों में करोगे, तो टेम्परेचर तो अलग हो जाएगा ना, वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो वायर के टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया कि मौसम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है, तो उस टेम्परेचर से रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। ठीक, और दूसरा ये फैक्टर है कि अगर आप इस सर्किट में बात करें, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर से कुछ करंट फ्लो करेगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये वायर गर्म हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर वो वायर गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला देखा है R1 इक्वल टू R1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमको पता है कि रेजिस्टेंस चेंज होता है किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर चेंज हो। ठीक है, तो टेम्परेचर तो दोनों चीज़ों से चेंज हो सकता है, या मौसम की वजह से, या फिर सर्किट में वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसके गर्म, मतलब उसकी वजह से जो पावर डिसिपेट हो रही है वायर से, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर जैसे मर्जी चेंज हो, यह हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जो R1 है, टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस है वो लगभग पुराने वाले रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। तो चेंज इन रेजिस्टेंस देख लेते हैं, R1 माइनस R, ये क्या होना चाहिए, R अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पे अल्फा जितना कम होगा उतना चेंज कम आएगा। रेजिस्टेंस के अंदर, फाइनल माइनस इनिशियल के रेजिस्टेंस के अंदर चेंज कम आएगा अगर अल्फा की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे यही प्रॉपर्टी है कि अल्फा कम होना चाहिए। अल्फा मतलब अल्फा होता क्या है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ये अल्फा, और ये हमारा अल्फा शुड बी मिनिमम, अल्फा शुड बी वेरी लो। ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा जितना कम होगा उतना हमारा रेजिस्टेंस के अंदर चेंज कम आएगा, इसीलिए अल्फा की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए।
और इसने पूछा है कि सजेस्ट अ मटेरियल फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका अल्फा कम हो। तो ये अल्फा कम होता है नाइक्रोम वायर का, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो मटेरियल ऐसे लिख सकते हैं, मटेरियल फॉर पोटेंशियोमीटर वायर कैन बी नाइक्रोम। ठीक है, तो एक मटेरियल हमको सजेस्ट करना था तो हमने कर दिया, नाइक्रोम वायर से आप बना सकते हो पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट देख लेते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर होती क्या है, पहले देखते हैं। सेंसिटिविटी होती है sensitivity is the minimum potential difference, is the minimum value of potential difference that can be measured, ठीक है, कि किसी भी पोटेंशियोमीटर के अंदर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप मेजर कर सकते हो वो सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन की जाती है, मतलब इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। एक होता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इस पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है। सेंसिटिविटी क्या होती है, इज इक्वल टू dV बाई dl, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। ठीक, तो अब ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये ऐसे लिख लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा वी dV बाई dl। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये, इसको ऐसे लिखेंगे हम, सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है ये dV बाई dl। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू तो 1 अपॉन dV बाई dl, तो dl ऊपर चला जाएगा और ये dV नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the length। ठीक है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है कि एक फिगर दी हुई है, फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर सर्किट डायग्राम इन विच V इक्वल टू 30 वोल्ट, R1 3 ओम, E इक्वल टू 12 वोल्ट, R2 1 ओम, R3 2 ओम, लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर आर 10 मीटर एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। तो मतलब सारी चीज़ें दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, इसमें V, R1, R2, R3, E और ये सब दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि पूछ रहा है फाइंड x एट विच गल्वेनोमीटर गिव्स नल डिफ्लेक्शन। तो हमें x की वैल्यू बतानी है जिसपे कि गल्वेनोमीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कितने x पे रीडिंग क्या होगी,
बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट कह लो, कुछ भी बोल दो कि हमको x की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। इसमें पहले देखो, इस ऐसे सर्किट डायग्राम पोटेंशियोमीटर के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देता हूँ। AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसके इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट तो है नहीं, कोई करंट नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगा। I की वैल्यू 0 है, ये I 0, ये वाला I भी 0। अब ये I 0 तो यहाँ से भी कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो भी करंट होगा यहाँ से अगर कोई करंट निकलेगा I1 मान लेते हैं, तो वो सारा का सारा नीचे पहुँच जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सर्किट अलग है ना, ये वाला सर्किट। तो I1 अगर इस बैटरी से कोई करंट निकलेगा वो सारा नीचे जाना चाहिए, और ये I1 इधर जाएगा और ऊपर जाएगा और सारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसके अंदर भी कोई करंट नहीं जाएगा। ये I0, इस वाली वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, ये वाली यहाँ तक। और ये गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट नहीं है। जो भी करंट है इस सर्किट में है, क्योंकि एक बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में, ये वाला सर्किट में करंट घूमता रहेगा, एक करंट। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे I2। ठीक है, वो करंट यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, गैल्वेनोमीटर जाएगा नहीं, सीधा सीधा निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी करंट I2 होगा और यहाँ से सीधा I2 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक सर्किट है जिसके अंदर I2 करंट घूम रहा है, और ये एक नीचे वाला सर्किट है जिसमें I1 करंट घूम रहा है। और गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, तो यहाँ से ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, और इसमें भी कोई करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसमें कोई करंट नहीं है तो यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? तो दो सर्किट हो गए जिसमें करंट घूम रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो कैसे करेंगे, पहले इस सर्किट को ले लेते हैं, ऊपर वाले सर्किट को। ऊपर वाले सर्किट में हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो V दे रखा है हमको 30 वोल्ट और R1 दे रखा है 3 ओम। ये 3 ओम है, ये 30 वोल्ट है। ठीक है, और ये वायर का रेजिस्टेंस कितना है, दे रखा है लेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर R 10 मीटर की लेंथ है ये, और 12 ओम का पूरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ऊपर वाले सर्किट में 12 + 3 15 हो गया। तो हम सीधा ओम्स लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा लेते हैं सी पार्ट में, V = IR। ठीक है, तो I हमारा है कितना है, I2 लिया था हमने, I2 × R। तो V तो हमें दे रखा है 30 वोल्ट, और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और R कितना आ जाएगा, R टोटल 15 है। ठीक है ना, तो I2 कितना आ गया, करंट आ गया 2 एम्पेयर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर उसको लिख देंगे VAB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर को हम, जो पोटेंशियल देखो ना यहाँ पे, इस A से लेके B तक वायर है। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = IR। तो वही निकाल रहे हैं, I करंट तो उतना ही रहेगा I2, और R रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 12 ओम। तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज I2 × 12। ठीक, तो ये हो गया 12 × 2 × 12, तो 24 आ गया, 24 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, हमको तो x निकालना है ना। तो सबसे पहले हम अब नीचे वाला सर्किट लेंगे, नीचे वाले सर्किट पे करंट निकालेंगे I1। तो इसमें भी ओम्स लॉ लगाएंगे। एक E की वैल्यू दे रखी है, वो है कितनी है, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट है, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम, और R3 दे रखा है 2 ओम। ठीक है, तो अब देखो इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, V = IR ही होगा। तो E = I1 ऐसे लिख लेंगे, E = I1 × R2 प्लस, ये R1 है ना, हाँ R1 है, सॉरी R1 R ही रहने दो। ठीक है, R2 प्लस R3, क्योंकि ये जो R है ये है R1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर है ना, या तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, R + R1 + R ऑफ वायर, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस 15 है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया नीचे वाले सर्किट के लिए, E = I1 × R2 + R3। अब I1 कितना हो जाएगा,
ये 12 दे रखा है अपॉन R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा 3, देख लेते हैं एक बार और वैल्यू कितनी दे रखी है 2 + 1 3 हो जाएगा 12, हाँ ठीक है। तो 12/3 हो जाएगा, 4 एम्पियर आ गया हमारे पास करंट, I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं C और इसको ले लेते हैं D। तो C और D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अब वो देख लेते हैं हम। ये देख लेते हैं VD - VC, VD से शुरू करते हैं C तक चलते हैं। तो VD - VC बैटरी तो है, एक तरीके की बैटरी है ये। तो इस पे इक्वेशन लिखते हैं, D से लेके C तक चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, VD और प्लस I1 × R2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा E = VC। ठीक है, ये किरचॉफ्स रूल्स की जैसे हमने पढ़े हैं किरचॉफ्स रूल्स कैसे सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो उसी से हमने यूज किया है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है VD और VC। तो VD + I1 R2 - E = VC। तो VD - VC क्या हो जाएगा, VD - VC इसको हम बोल देंगे, ये हो जाएगा E - I1 R2। E की वैल्यू कितनी है 12, माइनस I1 कितना है 4 और R2 की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया 8 वोल्ट। तो VDC को लिख लेंगे VCD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स C एंड D = 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, यही है। अब यहां पे क्या है, देखो A से लेके ये एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लें इसको, क्या लें, ABCD, E ले लेते हैं, E नहीं F ले लेते हैं, F। ठीक है, अब AF पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा A और F के बीच में, VAF कितना होना चाहिए, = I1 × रेजिस्टेंस ऑफ AF, यही होगा ना। अब देखो यहां पे क्या बोल रखा है कि 10 मीटर की वायर है, हमें दिया हुआ है कि ये जो वायर है AB ये कितने मीटर की है 10 मीटर की। तो 10 मीटर में अगर 12 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो AF की लेंथ कितनी है X, तो X मीटर में कितना होगा, अगर 10 मीटर में रेजिस्टेंस है 12 ओम तो X मीटर में कितना होगा, X में कितना होगा 12/10 × X। ठीक है, इतना ओम हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 से 6/5, तो 6x/5 ओम हो जाएगा AF का रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि 10 मीटर में अगर 12 ओम का रेजिस्टेंस है तो X मीटर में 6x/5 हो जाएगा ना। तो यहां पे रख देंगे VAF हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, 4 × 6x/5 ये हो गया, तो ये 24x/5 आ गया वोल्ट VAF। अब देखो यहां पे क्या है, A और F, A का जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल C का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हो नहीं सकता। तो जितना पोटेंशियल A उतना पोटेंशियल C, और जितना पोटेंशियल F उतना ही पोटेंशियल D, क्योंकि F से लेके D तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि करंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस A और F के बीच में उतना ही पोटेंशियल C और D के बीच में। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि VCD शुड बी इक्वल टू VAF, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A और C का पोटेंशियल सेम है और D और F का पोटेंशियल भी सेम है। ठीक, अब क्या बोलेंगे, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। CD कितना है 8 वोल्ट और VAF कितना आ गया 24x/5, तो 8 = 24x/5, इसको बराबर हमने कर दिया। तो यहां से निकाल लेते हैं, कट जाएगा इसके, ये 8 3 × 24 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर। तो 5/3 मीटर आ गई, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, इसको लिख लेंगे 1.67 मीटर। अब देख लेते हैं उसमें आगे क्या बोल रहा है, ये हाउ वुड X चेंज इफ R1 इज इंक्रीज्ड।
एक्स बढ़ेगा कि घटेगा, क्या क्या होगा उसका, कि अगर हम R1 को बढ़ा देंगे, देखो यहाँ पे अगर हमने R1 बढ़ा दिया तो इस सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में करंट का क्या होगा, करंट कम हो जाएगा ना, करंट कम हो जाएगा। तो फिर अगर करंट कम हो गया मतलब I1 की वैल्यू कम हो गई, तो यहां पे देखो इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये VD माइनस VC जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर वाला करंट है ना, यहां पे देख लेते हैं दोबारा कौन सा करंट है, इसके ऊपर I2 है। अगर हमने R1 को बढ़ा दिया तो अब देखते हैं क्या होता है सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में I2 करंट है, तो अगर हमने R1 को बढ़ा दिया तो I2 तो अपने आप ही कम हो जाएगा, पता ही चल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरा बढ़ जाएगा तो I2 ये नीचे जाएगा तो I2 की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। तो I2 कम हो गया तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB मतलब वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर भी कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा मतलब 24 से थोड़ा कम हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखते हैं अगर ये कम हो गया, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे हमने I1 नहीं लेना था, I2 लेना चाहिए था, ये I2 लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम AF जो निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AF, उसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे I2 आएगा और I2 की वैल्यू कितनी होगी, ये रही 2 एम्पियर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर 12 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, 12x/5, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से कटेगा, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है, तो 10/3 आ जाएगा, 10/3, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 3.33 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AF I2 इंटू RAF होना चाहिए, ठीक है, वो हमने गलती से I1 ले लिया, कोई बात नहीं, अब करेक्ट हो गया है, अब सही है। अब देखो हम बात कर रहे थे कि अगर हम R1 को क्या करें, बढ़ा देंगे तो X पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, R1 को बढ़ा देंगे तो I2 कम हो जाएगा, I2 कम हो गया तो VAB कम हो जाएगा, VAB कम हो गया, VAF भी तो कम हो जाएगा, VAF ये भी कम हो जाएगा, ये कम हो गया, अगर ये कम हो जाएगा तो देखो यहाँ पे अगर ये कम हो गया तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, I2 इंटू RAF इक्वल टू VCD है ना, VAF हमने VAF और VCD बराबर किए थे ना, तो VCD तो चलो 8 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं, नीचे वाले सर्किट में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वो अपना सर्किट अलग काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नीचे वाला सर्किट है, इसके अंदर जो ओम्स लॉ लगाया हमने उसमें E भी उतना ही है, R2 R3 सब उतना ही है, तो नीचे वाला सर्किट में उतना ही करंट रहेगा, सब कुछ उतना ही रहेगा, तो VCD तो उतना ही कांस्टेंट रहेगा, VCD की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट, तो 8 तो उतना ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, VAF, और VAF किसके बराबर है, I2 इंटू RAF, और RAF किसके बराबर है 2 मतलब 12x/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I2 की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि R1 अगर ज़्यादा हो गया तो I2 कम हो जाएगा ना, अगर I2 ही कम हो गया तो I2 नीचे जाएगा ना, इसको नीचे ले जाते हैं, I2 नीचे जाएगा, I2 अगर I2 ही क्या हो जाएगा कम तो X की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो X I2 मतलब ऐसे लिखेंगे R1 इंक्रीजेस, I2 डिक्रीजेस, X इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि I2 अगर घट जाएगा तो X अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर R1 बढ़ेगा तो X भी बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 31st क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 32nd देखते हैं। इसमें बोल रहा है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि वाई आर द फोकल लेंथ्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर लो। मतलब
माइक्रोस्कोप के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो होते हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ कम क्यों होती है? अब देखो, अब माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, ठीक है, छोटी से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप is inversely proportional to both to focal lengths of both objective and eyepiece। ठीक है, मतलब दोनों लेंसेस की जो फोकल लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों की फोकल लेंथ। मतलब दोनों की फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/FO FE। ठीक है, मतलब फॉर्मूला ये नहीं होता, लेकिन जो भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये दोनों वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों फोकल लेंथ कम होनी चाहिए ताकि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फॉर्मूले तो अलग अलग होते हैं कि नियर पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का दोनों नीचे आते हैं, जिससे पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों फोकल लेंथ के। तो दोनों फोकल लेंथ को कम करोगे, जितना कम कर दोगे उतना ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए दोनों फोकल लेंथ जो होते हैं वो कम होती है दोनों लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। इसमें बोल रहा है द फोकल लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो कर लेते हैं इसको। बी पार्ट में ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर और आईपीस की है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दो बार आ गया ये, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो u की वैल्यू तो हो गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और -5 मतलब ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है। और पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज टू फॉर्म द इमेज फॉर रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेन्ड आई। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया और उससे, एक मिनट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और इसका फोकस यहां पर है। तो हमने फोकस तो जरूर जहां पर भी होगा, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इससे थोड़ा सा इधर 5 सेंटीमीटर पे, तो फोकस दे रखा है 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, लेकिन हमने रखा है कहां पे, 5 सेंटीमीटर पे। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर, ये u है। ठीक, ये हो गया, क्योंकि इस तरफ रखा हुआ है तो हमें पता साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज टू फॉर्म द इमेज फॉर रिलैक्स्ड आई। मतलब लेंसेज के बीच में कितना गैप होना चाहिए। लेंसेज मतलब ये दोनों लेंस, ये बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है
ये आई पीस है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस। इनके बीच में हमें गैप बताना है, कितनी लेंथ, कितना गैप होगा अगर हमारी इमेज बनेगी फॉर रिलैक्स डाई। रिलैक्स डाई का मतलब हुआ कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे बनने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये बनेगी इमेज ऑब्जेक्टिव की वजह से। कहां पे बनेगी वो देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए लगाते हैं पहले 1/, पहले ले लेते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या बोल रहा है ये, रिलैक्स डाई के लिए, ठीक है। पहला पार्ट रिलैक्स डाई। रिलैक्स डाई क्या मतलब क्या होता है कि इमेज कहां पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो भी बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन हमें पहले ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव की वजह से कहां पे बनेगी इमेज, इंटरमीडिएट इमेज बीच वाली, वो कहां बनेगी। तो उसको निकाल लेते हैं पहले फॉर्मूला लगा के। तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये ऑब्जेक्टिव के लिए लगाते हैं पहले। तो उसके लिए इमेज कहीं पे बनेगी उसको ले लेते हैं v, 1/v। वो हमें पता नहीं है कहां बनेगी, v निकाल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगी उसी पे फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी ये, ठीक है। माइनस 1/u कितना है, u है -5 सेंटीमीटर, तो -5 रख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कितनी है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इधर जाएगा तो 1/v इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो 20 और 5 माइनस 4, यह आ जाएगा 1/20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। मतलब वो बनेगा यहाँ पे कहीं 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ मान लेते हैं, चलो रे डायग्राम भी बना लेते हैं। ऐसे जाएगा तो फिर ये ऐसे जाएगा कहीं, फिर ये ऐसे भी निकल जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर पे है, ये वाली लेंथ, ये v, और v की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे, अब देखो रिलैक्स डाई का मतलब क्या हुआ कि अब जो फाइनल इमेज बनेगी, क्योंकि अब इसमें से भी ये आई पीस की वजह से भी तो बनेगी ना, ये आई पीस के लिए ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फाइनल इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, ये बननी चाहिए इन्फिनिटी पे बननी चाहिए ना इसकी इमेज। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए फोकस पे। तो ये देखो, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। ये बन गई इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। अब यही इमेज बन जाएगी आईपीस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब आईपीस की वजह से जो फाइनल इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, क्योंकि रिलैक्स डाई उसने बोला है। तो अगर इसकी वजह से इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो इसकी वजह से जो इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होना चाहिए, इसके फोकस पे। तो ये हो जाएगा फोकस, मतलब ये लेंथ हो जानी चाहिए कितनी, FE, क्योंकि इसके फोकस पे रखा जाएगा तभी तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ हो गई डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज क्या होना चाहिए, इक्वल टू v प्लस FE। और v हमने निकाल लिया 20 और FE की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। अब इसको रे डायग्राम को पूरा बना लेते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ऐसे पैरेलल रे डाल देते हैं और ये जाएगा इसके फोकस से जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये तो ये ऐसे करके ऐसे, तो ये पैरेलल हो जाएंगी रेज। तो ये बनेगा कहीं इन्फिनिटी पे जाके इमेज, ये बन गई। ये ऐसा तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा होगा आईपीस के, तभी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है।
तो अब डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज हमारा हो गया v प्लस एफ ई, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया बी का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि स्ट्रेन्ड आई। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब ये हुआ कि हमारी जो इमेज बनेगी अब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, कैपिटल डी पे बनेगी, सबसे पास। तो एक हमारा रिलैक्स्ड आई है जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और एक हमारा स्ट्रेन्ड आई है जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो स्ट्रेन्ड आई के लिए हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बननी चाहिए? वो बननी चाहिए यहाँ आईपीस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो तो हम लगा ही चुके हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए चलो एक रे डायग्राम तो हमने इसका बना लिया रिलैक्स आई का, अब स्ट्रेन्ड आई का भी रे डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना लेते हैं पहले, ठीक है, और इसकी वजह से यहां पे एक आईपीस भी बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा हुआ है, ये फोकस है अगर, और तो 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से तो इमेज वहीं बनेगी ना, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, एक मिनट, ऐसे बना लेते हैं। तो इसकी वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगी वो तो अभी भी 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। v ले लेते हैं, इसको u ले लेते हैं। तो हमें पता है कि u की वैल्यू है -5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और v हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, FO FE सब पता ही है। अब हम लगाएंगे इस पे फॉर्मूला आई पीस के ऊपर। तो क्या लगेगा? 1/v1 ले लेते हैं फाइनल इमेज जहां पे बन रही है। ठीक है, आई पीस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब ये कितना है, इसको ले लेते हैं u1। अब हमें वही तो निकालना है, अभी u1 निकालना है, ताकि उसके बाद ही पता चलेगा ना ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। तो हम आईपीस पे अब फॉर्मूला लगा रहे हैं। आईपीस की वजह से जहां पे इमेज बन रही है उसको हमने v1 ले लिया, -1 आईपीस की वजह से जो ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बन रही थी वो आईपीस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 1 हो जाएगा u1। ठीक है, u1 हो जाएगा, और इसको ले लेंगे इक्वल टू 1/fe, ये हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। अब एक चीज़ और दे रखी है, देखो इसमें हमें ये दे रखा है कि ड्रॉ रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, ये तो निकाल लेंगे हम, चलो। टेक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू बी 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर हमें दे रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जहां पे इमेज बनी स्ट्रेन्ड आई। ये जो हमने दूसरा पार्ट कर रहे हैं ये स्ट्रेन्ड आई के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। मतलब जो v1 की वैल्यू है वो कैपिटल D हो जाएगी, v1 इक्वल टू कैपिटल D। तो इसको पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा बनेगा रे डायग्राम, ये ऐसा जाएगा और उसके बाद ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक, और ये बन जाएगा इधर, ये भी ऐसे जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं ये रे ऐसे जाएगी मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लेते हैं ऐसा चला गया। ठीक है, तो ये लो, सॉरी, ये बन गया हमारा, ये बन गई इमेज। ठीक है, फाइनल। तो ये जो डिस्टेंस है आईपीस से इस इमेज का, यही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये d की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/-24। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ना इसके रे डायग्राम, रे तो ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं।
तो वो नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। तो 1/-24 हो गया, -1/U1, वो तो निकालना है हमको, U1 कितना होगा, ठीक है, इक्वल टू 1/FE। FE कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/U1 इक्वल टू 1/-24 -1/8, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/U1 इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -3, ठीक है, इक्वल टू -4/24। तो U1 की वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर, ठीक, -6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको पता चल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस इक्वल टू V प्लस U1, V प्लस U1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो माइनस माइनस का सब मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो V कितना है, वो तो 20 सेंटीमीटर है, प्लस U1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 6, तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। तो यह हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज फॉर बोथ द केसेस, रिलैक्स्ड और स्ट्रेन्ड आई के लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या पूछा उसने, ड्रॉ रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पे निकाल लेते हैं, रे डायग्राम तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक रे डायग्राम इसके लिए बन गया था रिलैक्स्ड आई के लिए, जिसमें रे ऐसे जा रही है, और दूसरा रे डायग्राम हमने बना लिया था इसके लिए, ये बना चुके हम, ठीक है, ये स्ट्रेन्ड आई के लिए। तो हमने देख लिया ये रे डायग्राम बन गया। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन के हमें फॉर्मूले पता ही हैं। फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है, M इक्वल टू V/U इंटू D/FE, ये फॉर्मूला हमको पता है, तो ये लगा लेते हैं। रिलैक्स्ड आई के लिए V कितना है, ये V ड्यू टू जो इमेज बनी ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, तो V वो हमने निकाला है 20 सेंटीमीटर। और U कितना है, U जो इनिशियली हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, वो 5 सेंटीमीटर पर रखा था, ये रख दिया हमने। और D की वैल्यू हमको पता है 24 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू हमको पता है 8 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू हम काट लेते हैं, ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, 8 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12 आ गया मैग्निफिकेशन, ठीक है। और फॉर स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या आएगा, वो भी निकाल लेते हैं। M की मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है V/U इंटू 1 प्लस D/FE। तो इसमें भी वैल्यू डाल देते हैं सारी, तो आ जाएगा स्ट्रेन्ड आई के लिए 20/5 इंटू 1 प्लस 24/8, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 3 24, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 20 तो 80/5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 मैग्निफिकेशन आ गया स्ट्रेन्ड आई के लिए, और रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन आ गया 12, ठीक है। तो यही पूछा था, और ये और तो कुछ नहीं पूछा, हाँ ठीक है। तो हमारे सारे पार्ट हो गए हैं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, और फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, वाई कांट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते। देखो इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि मान लो कि कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, कोई गिरती है लाइट। तो हमने ये देखा है एक्सपेरिमेंट में, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें जैसे ही लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तुरंत। मतलब अगर ये लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस निकलता है विदाउट एनी टाइम डिले, ठीक है, जो कि हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसमें ये लिख सकते हैं बस कि
ejection of electrons is instantaneous. एक मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एक मिनट। Instantaneous ejection of electrons is instantaneous, which can't be explained by wave nature। ठीक है, wave nature of light, ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि इसमें लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकले। अगर लाइट वेव होती तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मतलब लाइट किसी भी फ्रीक्वेंसी की होती तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाता, भले ही थोड़ी देर बाद निकले। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड के ऊपर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, या ये कह लो कि एनर्जी ऑफ फोटोन कम से कम कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहाँ पे फोटोन की, यहाँ से फोटोन गिर रहे ना, इनकी कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अगर ये वेव होती लाइट तो फिर कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी एनर्जी हो इन फोटोन्स की, इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद निकल ही जाता, क्योंकि अगर ये वेव होता तो वेव की तरह ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता। ठीक है, वेव की तरह एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो एनर्जी इतनी ज़्यादा, थोड़ा टाइम लग जाता ना उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में, तो फिर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली निकल ही जाता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कितनी भी एनर्जी, मतलब आप कितनी भी इंटेंसिटी डाल दो, कितनी भी एनर्जी डाल दो, अगर फोटोन की एनर्जी एक थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो ये भी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, देयर शुड बी, ऐसे बोलते हैं, देयर मस्ट बी अ मिनिमम एनर्जी of photon required to eject electrons। ठीक है, which can't be explained by wave nature of light। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो इंस्टेंटेनियस ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जो कि वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और दूसरा ये कि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए होता है जो कि उसको भी वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ्स 400 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस of work function 2 electron volt, will the electrons be ejected from the surface? If yes, what will be the maximum kinetic energy of the electrons? मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक लाइट है जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, सारी की सारी लाइट्स है इस रेंज में है, वो फॉल करती है एक सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पूछ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो लाइट आ रही है इसके अंदर जो फोटोन है उसकी अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वरना नहीं निकलेंगे। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो गिर रहा है सरफेस के ऊपर, उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का,
एच सी बाय लेमडा, एच न्यू बोलते हैं हम, और न्यू को लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा तो बहुत सारे हैं, 400 से लेके 500 तक। तो किसके लिए चेक करें? 500 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि मिनिमम एनर्जी तो वही है। अगर 500 नैनोमीटर के लिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके नीचे सारी वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी है। मिनिमम एनर्जी के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर इस मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी सारी वेवलेंथ, उससे नीचे सारी वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 500 नैनोमीटर के लिए चेक कर लेते हैं। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर, E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, तो h की वैल्यू रख देते हैं, h 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है, और c की होती है वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा कितना होता है 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3.978 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इतनी एनर्जी है फोटोन के अंदर, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मतलब ये जो सरफेस है ये वाला, इसके ऊपर लाइट गिर रही है सारी वेवलेंथ की, तो जो सबसे कम एनर्जी है जिस फोटोन की, उसकी इतनी एनर्जी है। ये मतलब लाइट जो गिर रही है उसके अंदर जो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन है उसकी एनर्जी ये है, तो बाकी सब फोटोन की इस एनर्जी से ज्यादा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि लैम्डा हम ऑलरेडी मैक्सिमम ले चुके हैं। लैम्डा अगर हमने मैक्सिमम ले लिया तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी ना, तो हमने मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन ले लिया। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाकी सब फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने लैम्डा मैक्सिमम लिया है। तो अब ये हमने देख लिया एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी है, ठीक। अब हमें ये एक चीज दे रखी है कि वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन हमको पता है, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन फाई नॉट होता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया। अब ये कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अगर हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो क्या ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। तो एनर्जी जो है इज मोर देन वर्क फंक्शन, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बाकी सारी वेवलेंथ जितनी भी है 400 से लेके 500 के बीच में जितनी भी सारी वेवलेंथ है सबके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने कर लिया। ये इसने पूछा था कि क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ इफ बोल रहा है इफ यस व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, हम देख लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन ये बोलती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमें पता है फोटोन की एनर्जी कितनी है, हम लेंगे ये। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए एच न्यू की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब फोटोन की एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ये वाला, क्योंकि हम लैम्डा नहीं ये सॉरी, ये हमने जो एनर्जी निकाली है ये मिनिमम एनर्जी है। इस यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी उस रेडिएशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हमको जो एनर्जी ऑफ फोटोन लेना है वो मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तभी तो आएगा के ई मैक्स। तो हम अब क्या लेंगे, अब एनर्जी ऑफ फोटोन अब निकालेंगे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, और वही उसी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तब आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन ये कितना होगा, ई, इसको ई, चलो ठीक है E1 ले लेते हैं। E1 इक्वल टू कितना, एच सी बाय लेमडा। यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम ले लो,
तभी तो मिनिमम एनर्जी आएगी। और यहाँ पे हम लेमडा मिनिमम ले लेंगे तो लेमडा मैक्सिमम लेंगे तो मिनिमम एनर्जी आएगी, लेमडा मिनिमम लेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे डाल लेंगे h 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा मिनिमम 400 नैनोमीटर है तो 400 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा E1 की वैल्यू 4.97 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अब जो हमारी रेडिएशन सरफेस पे गिर रही है उसके अंदर मिनिमम फोटोन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन तो ये है, ठीक है 3.978, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन ये है। ठीक है, तो अब हमें के मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रखना पड़ेगा, तो रख लेते हैं। तो फिर अभी हमने निकाला है 4.97 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू वर्क फंक्शन हमें पता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा के ई मैक्स इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये हमने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी की भी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या पूछ रहा है। तो ये वाला तो हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक, अब सी पार्ट देख लेते हैं। बोल रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ ड्यूट्रॉन are accelerated by same potential difference. What is the ratio of their de Broglie wavelengths? मतलब एक अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बराबर हमको पता है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, इसको हम रख सकते हैं इक्वल टू ½ mv² के बराबर। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है। अब यहाँ से हम v निकाल लेते हैं तो v कितना आता है 2qv अपॉन m। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv। तो v की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल देते हैं, रूट हो जाएगा ना ये इधर, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो क्या आ जाएगा h अपॉन m इंटू रूट 2qv अपॉन m। अब इस m को अंदर ले जाएंगे तो m² हो जाएगा और एक m कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं h अपॉन रूट 2qmv। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है किसका, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रियन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा ड्यूट्रियन ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन सबसे पहले रूट 2, जो बाकी सब कांस्टेंट है दोनों के लिए वो तो सही रहेगा, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, q और m ही दोनों के लिए अलग होगा। तो चार्ज ऑन अल्फा कितना होता है, चार्ज ऑन अल्फा होता है 2e, तो इंटू 2e हो जाएगा। और मास ऑन अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो इसको ले लेते हैं 4m, और m मतलब 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अपॉन ड्यूट्रियन के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, h अपॉन रूट 2 इंटू चार्ज कितना होता है ड्यूट्रियन पे, वो 1 होता है 1e, इंटू उसका मास कितना होता है, वो डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है दोनों में v। तो देखो ये सारी चीजें कट जाएंगी, v कट गया, h तो कट गया, ये 2 भी कट जाएगा और ये वाला 2 भी कट जाएगा। ठीक है, और mp भी कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये हमारा रेशियो आ गया लेमडा
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रियन। ये आ गया। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, प्लॉट अ ग्राफ टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ विद पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है लेमडा और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, दोनों के लिए कंपेयर करना है मतलब, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं ग्राफ, ऐसा बना लेते हैं, लेमडा इधर बना लेते हैं और इधर पोटेंशियल डिफरेंस बना लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे बाकी सब सारी चीजें देखो, वी लेमडा जो है v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लेमडा कम होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा लेमडा कम होता जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, एक का ऐसा आएगा, दूसरे का भी ऐसा ही आएगा, दूसरे का भी ऐसा ही आ जाएगा कुछ। लेकिन कौन सा होगा इनमें, इन दोनों ग्राफ में से कौन सा अल्फा के लिए कौन सा ड्यूट्रॉन के लिए अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, लेमडा अगर एच तो दोनों के लिए सेम है, जो चीज दोनों के लिए सेम है उसको रहने दो, एच दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे क्यू देखो, चार्ज और मास का जो प्रोडक्ट है वो किसका ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने चार्ज लिया था ना, अल्फा के लिए चार्ज था 2e और मास था 4 टाइम्स, तो 4 × 2 8 हो गया। और यहाँ पे देखो ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है 1 और मास कितना है 2, तो प्रोडक्ट हो गया 2। तो यहाँ पे ये ज्यादा हो गया ना, मतलब चार्ज और मास का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा के केस में ज्यादा है। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, तो लेमडा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो फिर ये जो होगा, ये वाला लेमडा, ये वाला ग्राफ अल्फा के लिए है और ये वाला ग्राफ ड्यूट्रॉन के लिए है। मतलब जितना ज्यादा ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, चार्ज और मास का जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी तेजी से लेमडा कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ दोनों का, लेमडा वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लेमडा तो कम ही होना है दोनों के केस में, लेकिन कौन तेजी से कम होगा, वो तेजी से कैसे कौन सा कम होगा उसको पता चलेगा कि किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका लेमडा तेजी से कम होगा। तो अल्फा का डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसीलिए अल्फा का लेमडा तेजी से कम हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ अल्फा का हो गया, वो ड्यूट्रॉन का हो गया, ठीक है। तो और कुछ पूछा है देख लेते हैं। बस ये हो गया, हमने कंपेयर कर लिया तो सी पार्ट भी हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने कर लिया सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ई खत्म।